नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रामीण क्षेत्र जितने के सारे पॉइंट थे हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे, जितने अनुच्छेद थे उसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वहाँ से आप पीडीएफ नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपको देखिए सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम स्ट्रक्चर से समझाएंगे और लास्ट में आपको अनुच्छेद भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो शहरी क्षेत्र जो है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे नगर पंचायत जो गांव शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, और नगर परिषद जो शहर में ऑलरेडी परिवर्तित हो चुके हैं लेकिन छोटा है, और नगर निगम जो बड़े शहर हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ हो गया, ये यहाँ पे नगर निगम का रूल लागू होगा। तो ये सारे के सारे रूल जो हैं किस तरीके से कैसे कार्य करते हैं उन्हीं सभी के बारे में टोटल डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ पॉइंट की बात कर ले कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, तो ये क्यों चालू किया गया? क्योंकि देखिए जो विकास है बहुत धीमी तरीके से हो रहा था। जैसे कि अब आपको नाली बनवानी है तो सीधे आप राज्य सरकार के पास नहीं चले जाएंगे ना, तो इसलिए आपके गांव में प्रधान बैठा, तो प्रधान और प्रधान जिस तरीके से कैसे बैठते हैं, क्या कार्य करते हैं, उस सभी के बारे में डिस्कस कर लिए थे हम प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, जो ऑलरेडी शहर है, छोटे शहर है, बड़े शहर, उसके बारे में। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण हमने आपको पहले ही नेक्स्ट वीडियो में बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब सारी की सारी शक्तियां एक के पास होनी चाहिए। ठीक है, और विकेंद्रीकरण का मतलब होगा सारी की सारी शक्तियां बांट दी जाए, मतलब सारी की सारी शक्तियां किसी दूसरे के हाथ में दे दी जाए। ठीक है, ये हो गया केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। फिर हम बात करें लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जिला बोर्डों की स्थापना कब की गई? तो 1882 ईस्वी में की गई। और किसने की? वो लॉर्ड रिपन जी ने किया था। ठीक है, फिर हम आगे बात करें एक नेक्स्ट पॉइंट की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई भैया? मद्रास में 1687 से 88 ईस्वी में की गई। जैसे 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दे दी, और 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तो राजीव गांधी जी ने क्या किया? 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसमें लोकसभा से तो पारित हो गया, यहाँ पे बहुमत थी ऑलरेडी, और राज्यसभा से ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है ना, इसलिए ये पास नहीं हुआ। उसके बाद आई नरसिम्हा राव जी की सरकार, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और यहाँ पे ये सारी की सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हुआ। उसके बाद देखिए पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में हुआ था, जैसे कि फिर दिसंबर 1992 में राज्यसभा से भी पारित हो गया। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिया। उसके बाद 1 जून 1993 में पूरे देश में लागू हो गया। आपको पता है कि कोई भी विधेयक अगर आएगा, कोई भी संविधान संशोधन होगा, तो सबसे पहले वो लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद वो लागू हो जाएगा पूरे देश में। ठीक है ना, फिर हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या है देखिए 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में, देखिए भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243 ZG का मतलब क्या है? 243A, 243 ZA, 243 ZB, 243 ZC, ऐसे ZG तक।
और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिनमें कुल 18 विषयों पर विधि बनने की शक्ति प्रदान थी। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा देते हैं कि स्थानीय स्वशासन, जिसकी अंग्रेजी होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और एक तरफ लिखा गया है ग्रामीण क्षेत्र, एक तरफ शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज हो गया, इसके बारे में हमने टोटल डिस्कस कर लिया था। इसमें नगर पालिका, देखिए नगर पालिका में नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, ठीक है, ये नगर परिषद हो गया, ये सब आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कि 73वां संविधान संशोधन किया गया और किसको जोड़ा गया, ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ा गया, पंचायती राज को जोड़ा गया। और इस किसी मतलब कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद इस पे कितने विषय बने थे, तो इस पे 9 विषयों के बारे में डिस्कस किया गया था। और यही बात हम कर ले शहरी क्षेत्र में नगर पालिका की, तो ये 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और ये अनुसूची 12वें के तहत इसको जोड़ा गया। और इसमें कुल विषय कितने थे, तो इसमें कुल विषय हैं 18, ठीक है ना। तो पंचायती राज में 29 विषय और नगर पालिका में, या तो बात करें शहरी क्षेत्र में, कितने 18 विषय, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बात करते हैं लेकिन नगर पालिकाओं की संरचना की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नगर पालिकाओं की संरचना देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवर्तित क्षेत्र, जैसे कि एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर परिषद, एक होता है नगर निगम। नगर पंचायत किसको कहते हैं, देखिए परिवर्तित क्षेत्र, यानी कि गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं। और उसके अध्यक्ष को हम क्या कहेंगे, चेयरमैन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नगर परिषद होता है, इसको देखिए छोटे नगरीय क्षेत्र, मतलब कि जो ऑलरेडी शहर हैं और छोटे, मतलब छोटे शहर है, ठीक है, तो उसको हम नगर परिषद कहेंगे। और नगर परिषद के अध्यक्ष को हम अध्यक्ष ही कहेंगे। उसके बाद हम बात करें नगर निगम की, तो ये बड़े क्षेत्रों को नगर निगम कहा जाता है जो कि शहरी क्षेत्र हो, ठीक है। और इसके अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं बाबू, मेयर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन लोगों के मतलब ये देखिए, चाहे नगर पंचायत हो गया, चाहे नगर परिषद या नगर निगम हो गया, सबका जो चुनाव है वो एक ही तरीके से होता है और वो भी जनता के द्वारा होता है। देखिए, लेकिन बात करें चेयरमैन और अध्यक्ष और मेयरों की जो चुनाव होता है, ये कैसे होता है अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। देखिए, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में किया जा सकता है। जैसे प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, मतलब जो दिखाई दे या तो जो जनता के द्वारा किया जाए वो प्रत्यक्ष रूप है, जनता द्वारा चुना जाए तो प्रत्यक्ष रूप है। और मान लीजिए कि ये कोई बड़ा शहर है, ठीक है, कोई बड़ा शहर है और ये जो शहर है ये छोटे छोटे वार्ड में बांट दिए जाते हैं। जैसे यहाँ का एक वार्ड सदस्य हो गया, यहाँ का एक वार्ड सदस्य, यहाँ का एक वार्ड सदस्य, वैसे ही हर खाने के मतलब हर शहर के छोटे छोटे शहर के एक वार्ड सदस्य हो गए। तो इन वार्ड सदस्यों को जनता चुन लेती है और इन्हीं जो ये चुने जाएंगे, मतलब जो सदस्य चुने हुए होंगे, या तो इन्हीं में से ये लोग चुन लिए जाएंगे। कहने का मतलब हमारा समझिए कि ये सारे इतने बड़े क्या हैं, इतना बड़ा ये है पूरा टोटल शहर, और इसमें कि हर एक शहर के छोटे छोटे ये वार्ड में बांट दिया गया है। हर एक वार्ड के एक सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित हो जाएंगे, जनता के द्वारा चुन लिए जाएंगे। उसमें से यानी कि सारे सदस्य चुन लिए गए। अब उन्हीं में से अगर जो सबसे वरिष्ठ रहेगा या सबसे जिसको लोग चाहें तो उसी को आप अध्यक्ष, मेयर, चेयरमैन बना सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब अपने में से ही बनाते हैं, इसको जनता चुनती नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट याद है आपको रखने हैं। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, आप देख लीजिए इसको। आरक्षण देखिए, SC और ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 स्थान आरक्षित रहेगा, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद जो OBC का आरक्षण है ये राज्य विधानमंडल के मतलब निर्देशानुसार होगा। अगर वो चाहेगी तो करेगी, चाहेगी नहीं करेगी। देखिए, ये विधानमंडल क्या होता है, इसका वीडियो मैंने आपको बना दिया, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें तो इसके कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल रखा गया है, ठीक है ना।
नगर पालिका की बात कर रहे हैं तो नगर पालिका हम जब जब नगर पालिका कहेंगे तब आपको समझ लेना है कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। जिस तरीके से हम आपको कहेंगे संसद, आपको समझना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरीके से हम विधानमंडल कहेंगे तो आपको विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल समझना होगा। उसी तरीके से अगर हम कहेंगे नगर पालिका तो आपको नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हम बात करें तो ये इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है। यहाँ पे देखिए विधानमंडल है इसलिए हमने उसको ऊपर बता दिया। विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। जैसे कि अगर किसी आपातकालीन स्थिति आ गई या तो जो नगर निगम है इसके अध्यक्ष या चेयरमैन का डेथ हो गया तो 6 महीने के अंदर इसका चुनाव कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसकी योग्यता क्या है, देखिए 21 वर्ष इसकी योग्यता मानी गई है। कई राज्य तो इसको योग्यता में कर दिए 23 वर्ष किए गए, कोई 25 वर्ष कर दिया गया है। तो कोई राज्य इस पर डिग्रियाँ लगा दिए कि हाई स्कूल पास रहेंगे तब जाके आप जाके चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने अपने राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेदों के बारे में, जैसे 243P से लेकर 243ZG। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 243P, इसमें क्या है, परिभाषा दिया गया है। नगर पालिका की परिभाषा क्या है, कैसे है, किस तरीके से दिया गया है, इसको याद कर सकते हैं कि P से परिभाषा होता है, इसको भी आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 243Q में नगर पालिकाओं का गठन, किस तरीके से नगर पालिकाओं का गठन होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 243R में नगर पालिकाओं की संरचना हमने ऊपर अभी पढ़ा, इसके बारे में डिस्कस किया। देखिए जितने अनुच्छेद हम पढ़ेंगे वो ऊपर डिस्कस हो गया सबका। ठीक है, बस इसको एक पॉइंट में समेट दिया गया है कि कैसे इसको कहाँ कहाँ रखा गया है। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 243S, इसमें वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें 243T की, इसमें आरक्षण की बात की गई है, हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा। जैसे SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं को कम से कम 1/3 सीट फिक्स रहनी चाहिए और OBC को राज्य विधान मंडल चाहे तो आरक्षण दे, अगर चाहे तो आरक्षण ना दे, वो इसके निर्देशानुसार होगा। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 243U की, इसमें कार्यकाल दिया गया है, इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष तक होता है। उसके बाद अनुच्छेद 243V का मतलब योग्यता, योग्यता मतलब इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इसकी योग्यता क्या है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 243W, इसमें नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, जैसे कि 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति, ये सब कहाँ बताई गई है। मतलब अगर आपको देखने हैं कि नगर पालिकाओं की शक्ति क्या है तो आपको अनुच्छेद 243W खोल के देख लीजिए, वहाँ पे 18 के 18 विषय आपको मिल जाएंगे, सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अनुच्छेद 243X, इसमें देखिए टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है। देखिए एक्स से टैक्स में एक्स मिल रहा है और एक्स से एक्स, आप मतलब समझ लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करें अनुच्छेद 243Y, इसमें हम वित्त आयोग का वर्णन मिलता है, मतलब वित्त आयोग का वर्णन इसमें मिलता है और ये राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाएगा, ये भी उसी में मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अनुच्छेद 243Z के बारे में, तो नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। उसके बाद अनुच्छेद 243ZA, तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन किस तरीके से होगा और ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा। ये सबकी जानकारी आपको अनुच्छेद 243ZA में मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 243ZB, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, तो मतलब लागू ना होना, मतलब जैसे कुछ राज्यों में लागू होगा, कुछ राज्यों में लागू नहीं होगा। जैसे ZB में जो है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना होगा। उसके बाद अनुच्छेद जो है 243ZC, इसमें कुछ क्षेत्रीय राज्यों में लागू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अनुच्छेद 243ZD, तो जिला योजना के लिए समिति। उसके बाद हम बात करें तो अनुच्छेद 243ZE, महानगर योजना के लिए समिति। ठीक है, तो मतलब आपको एक ऊपरी टहलते चले आना है, आपको याद हो गया। ठीक है, नहीं याद हुआ मतलब एक आपको मतलब पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो याद हो गया, ठीक है, नहीं याद हो गया तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 243ZF, तो विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना।
उसके बाद 243 ZG जो कि लास्ट है, इसमें कहा गया निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब कि अगर आपका न्यायालय संबंधी कोई भी घटना होती है तो आपको न्यायालय में कोई भी सुनवाई आपकी नहीं होने वाली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज इसमें डिस्कस कर ली, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के बारे में। बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, आप ज़रूर उसको विजिट करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।